क्या आपको लगता है कि जो लोग आज के समय में उपयोगी बनना चाहते हैं उन्हें पीएचडी करनी चाहिए? अक्सर नहीं। तो सबसे तो सबसे अच्छा तरीका क्या अक्सर है? नहीं। कोई व्यक्ति कैसे पता लगाए कि वह सबसे ज्यादा उपयोगी कैसे बन सकता है? जो भी चीज आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सबसे अहम सवाल यह है कि उसका उपयोगिता अंतर यूटिलिटी डेल्टा मौजूदा अत्याधुनिक तकनीक के मुकाबले कितना होगा और वह कितने लोगों को प्रभावित करेगा। इसी वजह से मैं मानता हूं कि अगर कोई चीज थोड़े से लोगों के लिए भी बड़ा अंतर लाती है तो वह उतनी ही मूल्यवान है जितनी कोई ऐसी चीज जो बहुत सारे लोगों के लिए। इन दोनों ही मामलों में हाँ। एरिया अंडर द कर्व यानी कुल प्रभाव लगभग एक जैसा हो सकता है। तो असल में बात सिर्फ इतनी है, उपयोगी बनने की कोशिश करना और किसी मायने में योगदान देना। जब आप किसी चीज की सफलता की संभावना का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि यह वाकई में उपयोगी होगी और फिर आप एरिया अंडर द कर्व जैसी चीज का जिक्र करते हैं। जैसे अगर हम स्पेसएक्स का उदाहरण लें, जब आपने एनजीओ जैसा बड़ा फैसला लिया कि आप सच में ये करने जा रहे हैं तो उस वक्त ये एक बहुत ही पागलपन भरा कदम लग रहा था। बहुत ही पागलपन वाली बात है। हाँ, मैं खुलकर ये मानता हूँ, लेकिन मैं उनसे सहमत था कि यह वाकई में बहुत ही क्रेजी था। अगर हमारा मकसद सबसे अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हासिल करना होता तो हमारी कंपनी बनाना बिल्कुल पागलपन होता, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं था। मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि अगर किसी ने कुछ अलग नहीं किया तो रॉकेट टेक्नोलॉजी हमेशा के लिए यहीं अटकी रह जाएगी और बड़ी बड़ी एरोस्पेस कंपनियों को किसी भी तरह की रेडिकल इनोवेशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हर साल बस अपनी पुरानी तकनीक को थोड़ा थोड़ा सुधारने में लगी थीं और कभी कभी तो चीजें और भी खराब हो जाती थीं। खासतौर पर रॉकेट्स में यह स्थिति बेहद खराब थी। 1969 में हम सैटर्न 5 रॉकेट से चांद तक पहुंच गए थे। फिर स्पेस शटल आया जो सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता था, फिर वो भी रिटायर हो गया। इसका ट्रेंड तो जैसे जीरो की तरफ ही जा रहा है। लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी अपने आप हर साल बेहतर होती जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी तभी बेहतर होती है जब होशियार लोग दिन रात मेहनत करके उसे बेहतर बनाते हैं। अगर लोग मेहनत ना करें तो टेक्नोलॉजी गिरावट की ओर चली जाती है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, बहुत सारी सभ्यताएं ऐसी थीं जो एक समय पर चमत्कार कर रही थीं और फिर वे सब कुछ भूल गईं। जैसे प्राचीन मिस्र में उन्होंने विशालकाय पिरामिड बना दिए और फिर धीरे धीरे वे भूल गए कि पिरामिड कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि हायरोग्लिफिक्स प्राचीन लेखन पढ़ना भी भूल गए। रोमनों को देखिए, उन्होंने कमाल की सड़कें, जल प्रणालियां, एक्वेडक्ट्स और इंडोर प्लम्बिंग बनाई थी। फिर एक समय आया जब वे सब कुछ भूल गए। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि चुनाव करो, क्योंकि एंट्रोपी, विकृति हमेशा तुम्हारे खिलाफ होती है। और एक चीज जो मुझे आपके बारे में बहुत पसंद है वो ये है कि आप असाधारण रूप से निडर हैं और जब बाकी लोग कहते हैं कि ये तो पागलपन है तब भी आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो काफी क्रेजी हैं, फिर भी आप सबसे अलग नजर आते हैं। ये कहां से आता है? आपको वो आंतरिक शक्ति कहां से मिलती है जो आपको उस दिशा में आगे बढ़ने देती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि असल में मैं डर को बहुत गहराई से महसूस करता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर डर की कोई कमी है। मैं डर को सच में बहुत गहराई से महसूस करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे मौके आते हैं जब कोई चीज इतनी जरूरी होती है और आप उस पर इतना भरोसा करते हैं कि आप डर के बावजूद उसे कर डालते हैं। तो जरूरी चीजों की बात करते हैं। लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर मुझे किसी चीज से डर लगता है तो मुझे वो नहीं करनी चाहिए। डर महसूस होना सामान्य है। अगर आपको डर नहीं लगता तो शायद आपके साथ कुछ मानसिक रूप से गड़बड़ है। डर को महसूस कीजिए। तो क्या आप महसूस करते हैं कि कोई चीज कितनी जरूरी है और फिर उसी की अहमियत आपको उसे करने के लिए मजबूर कर देती है? असल में कभी कभी फेटलिज्म, नियति में विश्वास भी मददगार हो सकता है। अगर आप संभावनाओं को बस स्वीकार कर लें तो डर कम हो जाता है। जैसे जब मैंने स्पेसएक्स शुरू किया था तब मुझे लगा था कि सफलता की संभावना 10% से भी कम है। मैंने ये स्वीकार कर लिया था कि शायद मैं सब कुछ खो दूंगा, लेकिन अगर थोड़ी भी प्रगति हुई तो शायद कोई और कंपनी बाद में इस काम को आगे बढ़ा सकेगी। तो उस हाल में भी कुछ अच्छा होगा। टेस्ला के साथ भी यही था। मुझे लगा था कि एक नई कार कंपनी का सफल होना बहुत ही कम संभावना वाली बात है। अब अगर बात करें मंगल ग्रह पर कॉलोनी की, तो अजीब तरह से कहूं तो मुझे लगता है कि आज के समय में इसकी संभावना काफी अच्छी है। चाहे सब लोग मना ही क्यों ना करें। आपके हिसाब से मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसने की कितनी संभावना है? तो अजीब तरह से कहूं तो मुझे लगता है कि आज के समय में इसकी संभावना काफी अच्छी है। तो मैं कब जा सकता हूं?
अब इस समय मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि एक रास्ता है। मैं निश्चित हूं कि सफलता मंगल ग्रह पर एक आत्मनिर्भर कॉलोनी स्थापित करने के संभावित परिणामों में से एक है। बल्कि अगर कहें तो एक विकसित होती कॉलोनी। मैं निश्चित हूं कि यह मुमकिन है। जबकि कुछ साल पहले तक मैं यह भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि सफलता संभव है या नहीं। काफी बड़ी संख्या में लोगों का मंगल पर जाना, मुझे लगता है कि यह ऐसा कुछ है जिसे हम करीब 10 साल में हासिल कर सकते हैं, शायद इससे पहले भी, शायद 9 साल में। मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि स्पेसएक्स तब तक मरे नहीं और मैं भी ना मरूं। या अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई ऐसा हो जो इस मिशन को जारी रखे और उसे ओके। पूरा करे।